मैसूर, जिसकी गौरव गाथा भारतवर्ष के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखी है। दुनिया भर में कला, साहित्य एवं संस्कृति की राजधानी के रूप में मशहूर मैसूर साम्राज्य आज मैसूर नगर के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित मैसूर शहर जिला मुख्यालय भी है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मैसूर लगभग 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक बेहद सुंदर शहर है। समशीतोष्ण कटिबंध में होने के कारण इस प्रदेश में साल भर हरियाली की चादर से बिछी रहती है। प्रागैतिहासिक काल से ही घने जंगलों और उपजाऊ भूमि के रूप में प्रकृति ने अपनी अपार संपदा और सुंदरता इस प्रदेश को प्रदान किया है। आज भी मैसूर को एक आधुनिक शहर के साथ साथ एक पारंपरिक नगर भी माना जाता है। सांस्कृतिक नगरी मैसूर को देखने के लिए हर दिन दुनिया भर से हजारों सैलानी आते हैं और इस शहर की शान शौकत को देखकर दंग रह जाते हैं। मैसूर न सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से भी इस शहर का अपना ही महत्व है। कला, साहित्य, संगीत एवं संस्कृति का केंद्र है मैसूर। मैसूर का मोगरा, मैसूर का रेशम और मैसूर का दशहरा दुनिया भर में मशहूर है। मैसूर में ऐतिहासिक एवं पारंपरिक धरोहर के साथ साथ आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी एक अनूठा मेल दिखाई पड़ता है। एक तरफ शानदार राजमहल, रंग बिरंगे बाग बागीचे, चारों ओर हरे भरे घने पेड़ पौधे, रेशम और चंदन की कलात्मक वस्तुएं, दूसरी ओर बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान, सूचना तकनीकी के केंद्र और विश्व स्तर के व्यावसायिक केंद्रों का सुंदर मिलन इस शहर को एक विश्व की धरोहर के रूप में पहचान देता है। सांस्कृतिक राजधानी मैसूर के वैभवपूर्ण अतीत को दर्शाने वाले कई स्मारक, मंदिर, आराधना स्थल, बाग बागीचे और इस प्रदेश पर राज करने वाले राजे महाराजाओं के बारे में इतिहास के पन्नों से बहुमूल्य जानकारियों को इकट्ठा करके उन्हें एक दृश्यात्मक कथा का रूप देकर इस प्रदेश की गरिमा को दुनिया के सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश है ये वृत्तचित्र। कहा जाता है कि पौराणिक काल में इस प्रदेश पर महिषासुर नामक राक्षस का राज्य था। इसी कारण इस प्रदेश का नाम पड़ा महिषूर। समय बदला और महिषूर का नाम भी बदलकर मैसूर हो गया। आइए अब हम आपको मैसूर के कुछ मशहूर जगहों की सैर कराते हैं। चामुंडी बेट्टा यानी चामुंडी पहाड़ी इस शहर के प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगाने वाला एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है। चामुंडी बेट्टा यानी चामुंडी पहाड़ी या चामुंडी हिल शहर की पृष्ठभूमि में सीना ताने खड़ी एक सुंदर पर्दे की तरह मैसूर की शोभा बढ़ाने वाली इस पहाड़ी को अष्टमुख पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि आठों दिशाओं से देखने पर भी ये पर्वत एक समान ही नजर आता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार इस इलाके में पाए जाने वाले ग्रेनाइट के पत्थर 70 करोड़ वर्ष पुराने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ लगभग 450 प्रकार के विभिन्न फूलों की किस्में हैं। 180 प्रकार के पक्षी, 70 प्रकार के सरीसृप, 60 प्रकार की रंग बिरंगी तितलियां और चीता जैसे जंगली जानवर पाए जाते हैं। समुद्र तल से लगभग 3489 फुट ऊंची चामुंडी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 1000 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। इन सीढ़ियों का निर्माण महाराज देवराज ओडेयर ने सन 1667 में करवाया था। उन्होंने उसी साल नंदी की इस विशाल मूर्ति का भी निर्माण करवाया था।
जिसे एक ही काले पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ये मूर्ति चामुंडेश्वरी माता के मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ते समय बाईं ओर दिखाई देती है। महाबलेश्वर मंदिर चामुंडी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। भव्य महाबलेश्वर मंदिर जो कि 1000 साल से भी ज्यादा प्राचीन है। माना जाता है कि गंग राजवंश के एक महाराजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। सन 950 के एक राजकीय शिलालेख के अनुसार ये प्रदेश महाबलाद्रि या मरबल तीर्थ के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शिलालेख ये भी कहते हैं कि होयसल राजवंश के महाराज विष्णुवर्धन ने एवं सन 1620 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इस मंदिर को आर्थिक सहायता दी थी। बाद में सन 1855 में कृष्णराज ओडेयर तृतीय ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ये पवित्र स्थान है मैसूर के राजवंश की इष्ट देवी श्री चामुंडेश्वरी जी का निवास स्थान। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में इस प्रदेश में महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचार से प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी। उनकी दर्द भरी पुकार सुनकर मां दुर्गा चामुंडेश्वरी के रूप में अवतरित हुई और महिषासुर का वध किया। उसके बाद मां चामुंडेश्वरी ने सज्जनों की रक्षा के लिए इसी स्थान को अपना स्थायी निवास बना लिया। शुरुआत में ये मंदिर बहुत छोटा था। सन 1600 ईस्वी में राजा ओडेयर ने इस मंदिर के लिए एक गोपुर एवं प्रवेश द्वार का निर्माण कराने की इच्छा जताई, परंतु किसी कारणवश उनकी कामना पूरी नहीं हो सकी। सन 1827 में महाराज कृष्णराज ओडेयर तृतीय ने राजा ओडेयर की इस मनोकामना को साकार किया। उन्होंने द्रविड़ वास्तु शैली में एक सुंदर 7 मंजिला गोपुर का निर्माण करवाया और उसके ऊपर स्वर्ण कलशों को स्थापित करके कुंभाभिषेक करवाया। ये विशाल सुसज्जित प्रवेश द्वार इस मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। महाराज कृष्णराज ओडेयर तृतीय का मानना था कि चामुंडेश्वरी देवी की कृपा के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है और चामुंडेश्वरी माता ही उनके लिए सब कुछ है। इसलिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन चामुंडेश्वरी माता के मंदिर की सेवा में समर्पित कर दिया। इसी प्रकार का एक और प्रसिद्ध मंदिर है दोड्डाकेरे यानी बड़ी झील के किनारे स्थित श्री कोडी भैरवेश्वर का मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर का मैसूर के राजवंश की संस्थापना के साथ बड़ा गहरा संबंध है। कलात्मकता की दृष्टि से यह मंदिर कोई खास नहीं दिखता, परंतु इसके भीतर छिपा है एक विशाल साम्राज्य का इतिहास। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य ये है कि लगभग 600 वर्षों से भी अधिक समय तक इस प्रदेश पर शासन करने वाले यदु राजवंश की संस्थापना इसी मंदिर की छत्र छाया में हुआ था। सन 1399 में यदुराय और कृष्णराय नामक 2 भाई थे जो विजय और कृष्ण के नाम से जाने जाते थे। वे मेलुकोटे चिलुब नारायण की पूजा करने के लिए गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश से विजयनगर होते हुए यहाँ आए थे। मैसूर यानी मैसूर की प्राकृतिक सुंदरता ने उनका मन मोह लिया और वे दोनों भाई यहीं बस गए। एक दिन दोनों भाइयों को खबर मिली कि कारूगल्ली का दलवाई मार नायक नामक व्यक्ति ने इस प्रदेश की महारानी देवा जम्मणी को धमकी दी कि वो अपनी पुत्री राजकुमारी देवा जम्मणी के साथ उसका विवाह करा दे ताकि वो इस प्रांत का राजा बन जाए। उसने ये भी धमकी दी कि यदि रानी ने इनकार किया तो वो राजकुमारी का अपहरण कर लेगा। महारानी बहुत चिंतित थी क्योंकि महाराज चामराज का देहांत हो चुका था और वंश चलाने के लिए उन्हें कोई पुत्र न था।
इसी तरह ये बात यदुराय और कृष्ण राय के कानों में पड़ी। दोनों भाई ईश्वर के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें सपने में ये आदेश मिलता है कि उन्हें कोडी भैरेश्वर के मंदिर में एक दिन बिताना चाहिए, जहाँ एक पुरोहित और एक साधु उनसे मिलने आएंगे। उधर महारानी के सपने में भी उनकी कुल देवी उन्हें आदेश देती हैं कि वे कोडी भैरवेश्वर मंदिर में एक पुरोहित और एक साधु को भेजें। उसके बाद उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे। कुल देवी का आदेश मानकर महारानी एक पुरोहित और एक साधु को उस मंदिर में भेजती है। वहां पहुंचकर वे उन दोनों भाइयों को महारानी की समस्याओं के बारे में बताते हैं। परिस्थिति का विश्लेषण करने के बाद दोनों भाई महारानी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे महारानी के वरिष्ठ एवं निष्ठावान मंत्रियों और सैनिकों से मिलकर एक व्यूह की रचना करते हैं। हदिनारू नामक गांव में जब मारनायक अपने साथियों के साथ अपने विवाह की तैयारी में खुशी मनाने के लिए भोज का आनंद ले रहा होता है, तो उसी वक्त यदुराय और कृष्ण राय के नेतृत्व में महारानी के सैनिक मारनायक और उसके साथियों पर हमला कर उन्हें मार डालते हैं। इस तरह दुष्ट मारनायक का अंत होता है। बाद में एक शुभ मुहूर्त में यदुराय का राजकुमारी देवा जम्मणि के साथ विवाह होता है। इस प्रकार यदुराय मैसूर राजवंश के संस्थापक बन गए। सन 1399 में यदुराय द्वारा स्थापित मैसूर राजवंश के 25 राजाओं ने मैसूर साम्राज्य पर शासन किया। मैसूर राजवंश के महाराजाओं को ओडेयर के उपनाम से जाना जाता है। सन 1578 में राजा ओडेयर की संप्रभुता स्थापित होने के पहले मैसूर राज्य विजयनगर साम्राज्य के अधीन था, पर सन 1585 में जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ तो मैसूर के राजा ओडेयर ने विजयनगर की सत्ता उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त की और ये परंपरा आज भी जारी है। सन 1610 में राजा ओडेयर ने श्रीरंगपट्टन नामक शहर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक उत्सव के माहौल में सिंहासन ग्रहण किया। श्रीरंगपट्टन उस वक्त मैसूर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। लगभग इसी समय सन 1761 और 1799 के बीच ओडेयर राजवंश में फूट पड़ने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 38 वर्षों तक मैसूर की वास्तविक सत्ता हैदर अली और टीपू सुल्तान के हाथों में थी। सन 1799 में अंग्रेजों ने टीपू को जंग में हराकर श्रीरंगपट्टन को अपने कब्जे में कर लिया और मात्र 5 वर्ष के छोटे बालक कृष्णराज ओडेयर तृतीय को उनके पूर्वजों की राजगद्दी सौंपकर उन्हें राजा घोषित किया। पर विडंबना ये थी कि पूरे मैसूर राज्य में इस राज्याभिषेक समारोह के लिए उपयुक्त कोई भी बड़ा सभागृह नहीं था, क्योंकि सन 1793 में टीपू सुल्तान ने नजराबाद नामक नई राजधानी बनाने के लिए मैसूर के राजमहल समेत कई इमारतों को धराशायी करवा दिया था। इसीलिए नजराबाद में ही एक पंडाल के नीचे राज्याभिषेक समारोह संपन्न हुआ। लकड़ी के जिस राजमहल का निर्माण सन 1712 से भी पहले हुआ था, उसका नव निर्माण कार्य 1897 में कृष्णराज ओडेयर ने शुरू करवाया। केवल 2 वर्षों की कम अवधि में जल्दबाजी में निर्मित ये महल उतनी ही जल्दी विनष्ट भी हो गया। सन 1897 में राजकुमारी जयलक्ष्मणी के विवाह के समय दुर्भाग्यवश इस महल में आग लग गई और महल के ज्यादातर हिस्से जलकर खाक हो गए। मैसूर की सेना के एक घुड़सवार जॉन बर्डवॉर्ड नामक एक अंग्रेज ने इस लकड़ी के राजमहल की एक तस्वीर ले रखी थी। मैसूर के शानदार राजमहल के पुनर्निर्माण के लिए महारानी वाणी विलास सन्निधान ने पुराने महल की बनावट को ध्यान में रखकर उसी तरह के एक नए राजमहल को उसी जगह बनवाने का संकल्प लिया। हेनरी अर्वन ने जो नक्शा तैयार किया था, उस पर सहमति की मुहर लग गई। 1897 में महारानी ने नए राजमहल के निर्माण कार्य का
शिलान्यास किया। मैसूर राज्य के राजमहल विभाग के कार्यकारी इंजीनियर बीपी राघवुल्लू नायडू को इस महल के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने नए राजमहल की स्थापत्य एवं वास्तुशिल्प की योजना के लिए कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में व्यापक अध्ययन किया। उनके कुशल निर्देशन एवं नेतृत्व में वास्तुशिल्पियों और मजदूरों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप सन 1912 में ये भव्य राजमहल बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण में 35 साल लगे और 41,47,913 रुपए खर्च हुए। इस राजमहल के निर्माण में दो विशेष बातें थीं। पहली बात ये कि इसके निर्माण में ज्यादातर स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल हुआ था और दूसरी खास बात थी कि इसमें अग्निरोधक साधनों का भी उपयोग किया गया था, जो कि उस समय एक नई चीज थी। बड़ी नफासत से घिसे स्लेटी पत्थरों से बना ये महल 3 मंजिलों वाली एक अद्भुत इमारत है। इसके ऊपर 5 मंजिला गोपुर है, जिसके गुंबज पर सुनहरा कवच जड़ा हुआ है। जमीन से लेकर शीर्ष पर स्थित स्वर्ण ध्वज तक इस गुंबज की ऊंचाई लगभग 145 फुट है। सामने ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर सुंदर मेहराबें हैं। बीच की मेहराब के ऊपर अति सुंदर गजलक्ष्मी जी की मूर्ति है। निचली मंजिल पर पूर्व दिशा में एक भव्य गजद्वार है। बगल में यानी दक्षिण दिशा में सुंदर कल्याण मंडप है। निचली मंजिल पर है एक विशाल राज दरबार। और उसी मंजिल पर अंबा विलास नामक बेहद आकर्षक रूप से सजाया गया दरबार सभागृह है। राजमहल के सामने विशाल मैदान और खूबसूरत बागीचे इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इस महल में कुल 5 प्रवेश द्वार हैं, जिनका निर्माण इंडो सार्सेनिक शैली में किया गया है। जय मार्तंड पूर्वी दिशा में स्थित एक आश्चर्यजनक और विशाल दरवाजा है। इसकी मेहराब की चौड़ाई 60 फुट है। इस विशाल प्रवेश द्वार का इस्तेमाल खास तौर पर हाथी और घोड़ों के आने जाने के लिए किया जाता है। जयराम और बलराम द्वार उत्तरी दिशा में स्थित जयराम और बलराम नामक द्वारों का इस्तेमाल विजयदशमी के त्योहार में जुलूस के समय किया जाता है। ब्रह्मपुरी नामक दरवाजे का इस्तेमाल सिर्फ राजघराने के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। करिकल्लू तोट्टी नामक द्वार का इस्तेमाल विदेशी मेहमानों एवं राजदूतों के लिए किया जाता था। बराही नामक ये द्वार आम लोगों के आवागमन के लिए है। कृष्णराज सागर या कन्नमवाड़ी कट्टे कावेरी नदी पर बना एक बांध है, जिसे कृष्णराज ओडेयर चतुर्थ ने बनवाया था। औपचारिक रूप से इस बांध को शुरू करने से पहले ये जगह कन्नमवाड़ी कट्टे के नाम से जानी जाती थी। इस बांध की बाईं ओर कन्नमवाड़ी नामक एक छोटा सा गांव बसा है, इसलिए इस बांध को कन्नमवाड़ी कट्टे कहा जाता था। पहली शताब्दी में करिकालजोला नामक तमिल राजा ने भारत में पहली बार तमिलनाडु में कल्लगै नामक बांध का निर्माण करवाया था। आधुनिक भारत में जब तकनीकी विकास होने लगा, तब पहली बार कर्नाटक राज्य की धरती पर 1911 में कृष्णराज ओडेयर चतुर्थ ने इस बांध के निर्माण के लिए हरी झंडी दिखा दी। उनके 4 दीवान सर एम विश्वेश्वरैया, सरदार एम लक्ष्मीकांत राज अरस, अलखियन राजकुमार बनर्जी और मिर्जा ए इस्माइल की निगरानी और देखरेख में लगभग 10,000 मजदूरों की लगातार अथक मेहनत के कारण सन 1931 में ये बांध बनकर पूरा हो गया। 1911 में बांध का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए
जब जमीन खोदी जा रही थी तब मजदूरों को शिलान्यास का एक पत्थर मिला जिसमें फारसी भाषा में लिखा था कि सन 1781 में टीपू सुल्तान ने भी उसी जगह पर एक 70 फुट का बांध बनाने की योजना बनाई थी। उस शिलान्यास के पत्थर को प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया है। संत फिलोमेना गिरजाघर। इस बात में कोई शक नहीं कि संत फिलोमेना चर्च भारत के सबसे शानदार आराधना स्थलों में से एक है। यह चर्च क्लासिकल परपेंडिकुलर गोथिक शैली में बनाया गया एक अनोखा चर्च है। इसकी नींव का पत्थर 28 अक्टूबर सन 1933 को महाराज कृष्णराज ओडेयर चतुर्थ द्वारा रखा गया था। इस चर्च का बाहरी आवरण बहुत सुंदर है। इसकी 2 गगनचुंबी मीनारें जमीन से 175 फुट ऊंची हैं। इसकी भीतरी दीवारों की डिजाइन बड़ी अनोखी है। सैकड़ों साल पहले रोम का राजा डियोक्लेटियस ग्रीस देश की अप्रतिम सुंदरी फिलोम को बेहद कष्ट देता था, मगर फिलोम अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर चुकी थी। इस चर्च से संबंधित इस तरह की कई कहानियां प्रचलित हैं। 18 कचहरी। इस जिला कार्यालय या 18 कचहरी की इमारत बहुत सुंदर है। ऊंचाई पर होने के कारण ये और भी सुंदर लगती है। लगभग 93 एकड़ जमीन पर बनी इस इमारत के निर्माण में लगभग 1,75,000 रुपए खर्च हुए थे। इसके मध्य भाग में एक स्तंभ है और उस पर शंख की आकृति का एक कलश है जो इसे बेहद आकर्षक बना देता है। 18 कचहरी के सामने एक ऊंचे चबूतरे पर सर जेम्स गॉर्डन की एक सुंदर प्रतिमा है। कहा जाता है कि महाराज कृष्णराज ओडेयर तृतीय के शासनकाल में अंग्रेज मैसूर की सत्ता अपने हाथों में लेना चाहते थे, मगर ये सर जेम्स गॉर्डन ही थे जिन्होंने अंग्रेजों को इस बात के लिए राजी किया कि मैसूर की सत्ता यदुवंश के राजा को वापस सौंपी जाए। रजत जयंती घड़ी। सन 1927 में जब कृष्णराज ओडेयर तृतीय अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहे थे, तब इस उपलक्ष्य में इस घड़ी का निर्माण किया गया था। ये अति विशाल घड़ी 75 फुट ऊंची है, जिसके स्तंभ के निर्माण में राजस्थानी एवं इंडो सार्सेनिक शैलियों का समावेश किया गया है। घड़ी का यह स्तंभ राजमहल के सामने उस स्थान पर स्थित है जहां पर गांधी चौक, अशोक मार्ग एवं राजमहल मार्ग एक दूसरे से मिलते हैं। 5 फुट गोलाई की ये लाजवाब घड़ी पूरे कर्नाटक में मैसूर के अलावा और कहीं नहीं है। कृष्ण राजेंद्र चौक। 1950 में बने इस गोलाकार चौक का नाम महाराज कृष्णराज ओडेयर के नाम पर रखा गया है। इसके मध्य में स्थापित सुंदर प्रतिमा का निर्माण बंबई के प्रसिद्ध शिल्पकार आर.पी. कामत ने किया है। यहाँ से एक सड़क सायाजी मार्ग की ओर जाती है तो दूसरी देवराज अरस मार्ग की ओर। इसके नजदीक है जनता बाजार या जनता मार्केट। चाम राजेंद्र चौक। मैसूर नगर के ठीक बीचों बीच स्थित राजमहल के उत्तरी द्वार के ठीक सामने दिखाई देने वाले इस सुंदर और विशाल गोलाकार चौक का नाम है चाम राजेंद्र चौक। इसके मध्य में महाराज चाम राजेंद्र की शानदार प्रतिमा खड़ी है। इस प्रतिमा के शिल्पकार थे रॉबर्ट डब्ल्यू कार्लसन। इस प्रतिमा की एक खासियत ये है कि इसमें राजा अपनी पारंपरिक पोशाक में नहीं है, बल्कि उस पाश्चात्य पोशाक में हैं जिसे पहनकर उन्होंने JCSI की डिग्री हासिल की थी। इस प्रतिमा को श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। प्रतिमा के ऊपर एक सुंदर छत्र भी है और उसके चारों ओर एक मंडप भी। इसका निर्माण सन 1920 में किया गया था। हार्डिंग चौक। इस गोलाकार चौक को खास तौर पर राजा के अतिथियों के स्वागत के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण 1933 में हुआ था। पहले इसे निषाद बाग के नाम से जाना जाता था। इस चौक के आसपास कई सुंदर बागीचे हैं। ये चौक 6 अलग अलग रास्तों का मिलन स्थल है, इसलिए लोग इसे आर गेट यानी 6 रास्तों वाला गेट भी कहते हैं। कृष्ण राजेंद्र अस्पताल।
इस इमारत की खासियत ये है कि इसका निर्माण 2 बार हुआ। पहली बार 1876 में और दूसरी बार सन 1918 में। इस इमारत की शैली पूरी तरह रोमन है और ये मैसूर के सबसे प्राचीन इमारतों में से एक है। इस अस्पताल को महाराजा कृष्ण राजेंद्र ओडेयर ने आम लोगों की मदद के लिए बनवाया था और इसीलिए इसका नाम है कृष्ण राजेंद्र अस्पताल। इस इमारत के निर्माण में लगभग 6.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। चेलुवाम्बा अस्पताल। इस इमारत का निर्माण सन 1938 में हुआ था। इसकी मेहराबें शास्त्रीय शैली में निर्मित हैं और इसकी बाईं और दाईं ओर छतरी नुमा गुंबज नजर आते हैं। गोलाकार खंभे समूची इमारत को मजबूती और भव्यता प्रदान करते हैं। मैसूर राज्य की तीसरी राजकुमारी चेलुवाम्बा ने इस इमारत को अपने जन्मदिन के अवसर पर आम जनता को समर्पित किया था और आज यहाँ पर एक अस्पताल है। राजकुमारी कृष्णा जम्मंडी तपेदिक अस्पताल। इस अस्पताल के निर्माण के पीछे एक दुख भरी कहानी छिपी है। महाराज कृष्णराज ओडेयर की बड़ी बहन राजकुमारी कृष्णा जम्मंडी का जन्म 8 जून 1883 में हुआ था। 20 अप्रैल 1896 को उनकी शादी हुई थी। उनके 8 साल के वैवाहिक जीवन में उन्हें एक पुत्र और 3 बेटियां हुई। महारानी वाणी विलास सन्निधान अपनी बेटी कृष्णा जम्मंडी से बेहद प्यार करती थी। छोटे भाई कृष्णराज ओडेयर चतुर्थ को भी अपनी बहन से बहुत प्रेम था, परंतु बदकिस्मती से 22 नवंबर 1904 को सिर्फ 21 साल की अल्पायु में कृष्णा जम्मंडी तपेदिक के कारण चल बसी। पर इस दुख भरी कहानी का यही अंत नहीं हुआ। महाराज और महारानी की तीनों बेटियां एक के बाद एक तपेदिक का शिकार होती चली गई और संसार को हमेशा के लिए छोड़ चली। उस जमाने में तपेदिक का कोई इलाज नहीं था। महारानी वाणी विलास सन्निधान और महाराज कृष्णराज ओडेयर चतुर्थ के लिए इस गहरे सदमे से उबरना नामुमकिन था। एक बात उनके दिल में घर कर गई कि जब वे राजा होकर अपनी बेटियों को तपेदिक से नहीं बचा पाए तो आम जनता का इस बीमारी में क्या हाल होता होगा। इसलिए सन 1918 के अप्रैल महीने में महारानी ने इस तपेदिक अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 18 नवंबर 1921 से इस अस्पताल ने मरीजों की सेवा करना आरंभ कर दिया। आज भी हजारों मरीज यहाँ मुफ्त चिकित्सा का लाभ उठाकर सेहतमंद होकर घर वापस लौटते समय महारानी को याद कर उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। मैसूर विश्वविद्यालय। विद्या के इस विशाल मंदिर में प्रवेश करते ही विद्या की देवी मां सरस्वती की सुंदर तस्वीर के दर्शन होते हैं। मैसूर विश्वविद्यालय भवन का निर्माण पूरी तरह से यूरोपीय शैली में किया गया है। आज भी ये इमारत अपनी भव्यता के साथ शान से खड़ा है। इसके सामने खुला घास का हरा भरा मैदान इस इमारत की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। महाराजा कॉलेज। 29 नवंबर सन 1889 को अंग्रेज राजकुमार हॉलबर्ट जब मैसूर आए तब उन्होंने इस इमारत की नींव रखी थी। कहा जाता है कि इस एक मंजिला इमारत को एक कॉलेज के रूप में बनवाया गया था, युवराज कॉलेज। महाराजा कॉलेज के ठीक बगल में है युवराज कॉलेज नामक एक और कॉलेज। इसका उद्घाटन 8 अगस्त 1977 को उस समय के मैसूर विश्वविद्यालय के उपकुलपति राजेंद्र नाथ शील ने किया था। महारानी विज्ञान कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना सन 1881 में हुई थी। इसका असली नाम है महारानी वाणी विलास सन्निधान। ये इमारत पूरी तरह से यूरोपियन शैली में बनी है। चाम राजेंद्र तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान। अंग्रेज राजकुमार हॉलबर्ट ने इस इमारत की नींव सन 1906 में रखी थी और इसका निर्माण कार्य सन 1913 में पूरा हुआ था। उस समय इस इमारत के निर्माण का खर्चा हुआ था लगभग 2.5 लाख रुपए। इस संस्थान को
महाराज चामराजेंद्र ओडेयर के नाम से समर्पित किया गया है। आज भी इस संस्थान का नाम उन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है। यहाँ सिद्धस्थ शिक्षकों द्वारा चित्रकला एवं अलग अलग तरह की कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। सीता विलास धर्मशाला लगभग 1842 के आसपास कृष्णराज ओडेयर तृतीय ने इस इमारत की स्थापना की थी। देश विदेश से मैसूर आने वाले संगीतकार, कलाकार, कुश्ती के पहलवान जैसे कई तरह के मेहमान इसी में रहा करते थे। इसे चामराज मार्ग के बगल में ही बनवाया गया है। चिड़ियाघर सन 1892 में महाराज चामराजेंद्र ओडेयर ने इस चिड़ियाघर की शुरुआत की थी। इस चिड़ियाघर में दाखिल होने वाले सबसे पहले जानवर थे ज़ीब्रा और बबून। इन्हें बंबई के फ्रैंक ब्राउन सर्कस से खरीदा गया था। उसके बाद यहाँ 2 शेर और कुछ अलग अलग प्रजाति की चिड़ियों को भी लाया गया। यहाँ के ज्यादातर जानवरों और चिड़ियों को खरीदा गया है। कुछ जानवर उपहार स्वरूप भी मिले हैं। इनके अलावा कुछ जानवरों को मैसूर के इर्द गिर्द जंगलों से पकड़ कर लाया गया है। ये चिड़ियाघर सन 1906 से लेकर 1927 की अवधि के दौरान लगभग 100 एकड़ जमीन पर बसा था। है ना ये कमाल की बात। इस तरह मैसूर की हर एक इमारत, सड़क, पेड़, यहाँ तक कि यहाँ का एक एक पत्थर अपने शानदार इतिहास को बयां करता है। इसीलिए मैसूर को कलाओं का मायका कहा जाता है। दशहरा महोत्सव मैसूर के राजा महाराजाओं के जमाने से ही अस्तित्व में है। सन 1565 में विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हो गया, तभी से मैसूर के राजवंश को विजयनगर की परंपरा उत्तराधिकार के रूप में मिली। मैसूर के महाराजाओं ने इस परंपरा को जारी रखा। सन 1610 में मैसूर पर अपनी सत्ता की स्थापना करने वाले ओडेयर वंशजों ने ही दशहरा महोत्सव की शुरुआत की थी। उन्होंने इस महोत्सव को एक परंपरा का रूप दिया और अपने उत्तराधिकारियों को भी इस महोत्सव को जारी रखने का आदेश दिया। कृष्णराज ओडेयर चतुर्थ के जमाने से पहले दशहरा महोत्सव भव्य तौर से नहीं मनाया जाता था। ये त्योहार केवल मैसूर के किले के अंदर मनाया जाता था, इसलिए वो सिर्फ वहाँ के लोगों तक ही सीमित था। फिर भी वहाँ के लोगों को राजमहल में होने वाली विशेष पूजा पाठों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ये विशेष पूजा आज भी की जाती है। अश्वयुज शुद्ध प्रथमी के दिन से लेकर दशमी तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत होती है अंबा विलास थोट्टी में पहले दिन माता चामुंडेश्वरी की महापूजा के साथ। महाराज अपने शाही तलवार को सिंहासन के बगल में रखकर 9 दिनों तक हर रोज सिंहासन आसीन होते हैं। पहले दिन कंकणाभरण से लेकर 10वें दिन यानी विजयदशमी तक ये उत्सव मनाया जाता है। नवरात्र के 7वें दिन रजत यानी चांदी के मंडप में माता सरस्वती की पूजा, 8वें दिन दुर्गा अष्टमी, 9वें दिन महानवमी की पूजा होती है। उसी दिन महाराज के 32 अस्त्र शस्त्रों को राजमहल के परिसर में स्थित सोमेश्वर मंदिर के तालाब तक जुलूस में ले जाया जाता है। उसके पश्चात महाराज चांदी के रथ पर सवार होकर भुवनेश्वरी के मंदिर फिर बन्नी मंडप की ओर जाने वाली जुलूस का हिस्सा बन जाते हैं। वहां पर महाराज पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, अपने शाही तलवार से पीपल के पेड़ की टहनी को काटते हैं और महाभारत की घटनाओं को याद करते हैं। और इस तरह राजमहल का निजी त्योहार संपन्न होता है। इस निजी महोत्सव को देखने की अनुमति आम लोगों को नहीं दी जाती थी। उन्हें सिर्फ जंबू सवारी को ही देखने की अनुमति थी। जंबू सवारी एक शानदार प्रथा है। महाराज हाथी के ऊपर सजाए गए हौदे में बैठकर अपनी सेना अपने हाथी और घोड़ों के साथ कई वाद्यों के निनाद के बीच सवारी पर निकलते हैं।
महाराजाओं की हुकूमत खत्म होने के बाद अब हौदे में चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति की स्थापना कर उसे जंबू सवारी पर ले जाया जाता है। राजमहल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बन्नी मंडप तक की सवारी के लिए जब ये हौदा निकलता है तो अलग अलग तरह की झांकियां, वाद्यों की आवाज के बीच रंग बिरंगी चीजों से अलंकृत हाथी के ऊपर लगभग 800 किलो के हौदे में चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति को बिठाकर जुलूस निकाला जाता है। इस सुंदर मनमोहक दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से आए लाखों सैलानी धूप और बारिश की परवाह किए बगैर अत्यंत उत्साह से इस उत्सव में भाग लेते हैं। टेलीविजन के माध्यम से दुनिया भर के लोग इन दृश्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं। राजमहल के किले में निजी तौर पर जिस दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाता था, अब वो इतना बड़ा महोत्सव बन गया है कि आम जनता भी इसमें खुले दिल से हिस्सा लेती है। मैसूर का दशहरा केवल महाराज की निजी संपत्ति, हाथी, घोड़े, सेना और गायों का ही त्योहार नहीं है, बल्कि अब एक ऐसा त्योहार बन गया है जिसे दुनिया भर के लोग देखते हैं। सैकड़ों सालों से आज तक जिस वैभव और प्रताप के साथ दशहरा उत्सव का आयोजन होता आया है, भविष्य में भी इसी उत्साह, जोश और प्रफुल्लता से इस उत्सव का आयोजन होता रहे। हमारा देश समृद्धि पाए, तरक्की करे, यही हमारी माता चामुंडेश्वरी से प्रार्थना है।